आइए जब हम लोग कक्षा 10 NCERT का भूगोल का दूसरा चैप्टर है वन एवं वन्यजीव संसाधन पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो में बने रहिए। छोटी छोटी बात, आप कंपटीशन हो, कुछ भी हो, किसी एग्ज़ाम में मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा और आपको इसमें बातें भी बताऊंगा। आपको बिल्कुल बोरियत नहीं महसूस होगी। ठीक है, बने रहिए और सुनते रहिए और अपना साथ में दिमाग में दोहराते भी रहिए इसे। ठीक है, आइए हम लोग सबसे पहले करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि जो आपका नारक मेरे ईश्वर लेपचाओं की दुनिया, आपको पता होना चाहिए लेपचा जो होते हैं वो, देखिए लिखा हुआ पश्चिम बंगाल में एक जाति होती है। जैसे हम लोगों के यहाँ अलग अलग यूपी है, बिहार है, लोगों के समुदाय और जातियाँ होती हैं, उसी तरह पश्चिम बंगाल में एक लेपचा जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तो लेपचा जनजाति में अपनी भाषा में, वहाँ क्षेत्रीय भाषा में जो उनके संगीत होते हैं, तो ये उनका अर्थ है, उसी का लिखा हुआ है, नारक मेरे ईश्वर। ठीक है, वो जो प्रार्थना करते हैं अपना, लेपचाओं की दुनिया में आप संगीत के जनक हैं, तो ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको ज़रूर। फिर उसके बाद अब हम लोग चर्चा आगे करते हैं। जानकारी याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेपचा जनजाति कहाँ की है, पश्चिम बंगाल की। ठीक है, इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। तो देखिए, इसमें मैं आपको पूरा नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, ये सब हम लोग जानते हैं कि छोटे जीव से लेकर बड़े जीव तक इस पूरी दुनिया में बहुत सारे बिखरे पड़े हैं। ठीक है, अब ये भी हम लोग जानते हैं कि ये जो यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। ठीक है, मानव और जो दूसरे जीवधारी जो जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रहे हैं, हम लोगों के पारिस्थितिकी तंत्र यानी परिस्थितियों, और ये सब जीव एक दूसरे को खाते हैं, फिर उसका एनर्जी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ये तंत्र हो गया ना, जिसका हम लोग मात्र एक हिस्सा भर है मात्र। ठीक है ना, और अपने अस्तित्व के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं पर निर्भर रहते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से भले हम लोग शहरों में रहते हैं, लेकिन आप देखिए कोई भी चीज़ है तो वो प्रकृति से ही हमको मिलती है, कहीं जीवों से या तो आपके पेड़ पौधों से। ठीक है, शहरीकरण में आप भले वैद्युतिक में देखते हो, उद्योग में कि आपकी दूध का पैकेट आ रहा है, लेकिन हकीकत की है दूध तो जानवर से ही आएगा ना। तो जो आपके जैसे वायु है तो पेड़ ही देंगे आपको, है ना, जल है ज़मीन ही देगी, या समुद्र से या बारिश से ही आएगा, जो अनाज पैदा होता है वो मिट्टी में ही होता है। तो इसी प्रकार ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, अब जो है ये सूक्ष्म जीव भी बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, इनकी उपजता बढ़ा कर रखते हैं ना, ये सारी चीज़ें आपको ये ध्यान में ज़रूर रखनी चाहिए। ठीक है, और ये सब एक दूसरे को प्रभावित भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक, अब बात आती है कि जो वन्य जीव और कृषि फसल जो उपजातियां हैं, इनमें जैव विविधताएँ भी बहुत सारी हैं। ठीक है, एक अब गेहूँ है तो गेहूँ की भी बहुत सारी प्रजातियां हैं, और फिर ये सब एक दूसरे में उलझी होती हैं। ठीक है, जातियां भी बहुत सारी हैं, उपजातियां भी हैं। अब भारत में वनस्पति और प्राणी जात की अगर हम बात करें पर्सनली, तो यहाँ पर भी बहुत सारे जंगल क्षेत्र सब पाए जाते हैं। ठीक है, अब पूरे विश्व का जो भी जैव विविधता है अगर उसका देखें तो 8% संख्या जो है वो भारत में पाई जाती है, लगभग 16 लाख। ठीक है, अगर गिनती जैव विविधता में सिर्फ जीवों की बात करता है। ठीक है, इनमें से अभी तो बहुत सारी खोजी जानी भी बाकी हैं। तो अब ये जो सारे हैं, ये हम लोग इनसे किसी न किसी तरीके से दैनिक जीवन में ज़रूर से ज़रूर जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये विविध जो वनस्पतियाँ और प्राणीजत हमारे रोज़ जीवन में जो हैं, ये इस प्रकार गुथे हैं कि इनसे हम लोग लाभान्वित होते ही हैं, हम इनसे बच नहीं सकते हैं। ठीक है, और पर्यावरण के प्रति इनका बहुत योगदान है और हमें भी अपना देना चाहिए। ठीक, अब जो है हुआ ये है कि कुछ समय से औद्योगिकीकरण की वजह से जो है हम लोगों ने संसाधन का गलत दोहन किया है, जिससे कि इनका खतरा और दबाव इन पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, इससे जो मानव समन्वय है वो थोड़ा संबंध जो है वो बिगड़ रहे हैं। ठीक है, अब आगे और थोड़ी चर्चा करते हैं हम लोग। एक अनुमान है कि जो भारत में लगभग 10% वनस्पति जाते हैं और 20% जो स्तनधारी हैं वो लुप्त होने की कगार पे हैं, सिर्फ अंधाधुंध जंगलों की कटाई और गलत कीटनाशकों के प्रयोग के कारण। ठीक है, अब इनकी जो जातियां हैं ये इतनी नाजुक अवस्था में हैं कि ये कुछ सालों में निश्चित है अगर इनके संरक्षण नहीं किए गए तो ये ख़त्म हो जाएंगे। अब जैसे इनमें से अगर कुछ उदाहरण हम लें तो जैसे चीता, गुलाबी सिर वाली बतख है, पहाड़ी कोयल जिसको कोयल बोलते हैं इंग्लिश में,
और जंगली चित्तीदार उल्लू है, मधुका, ठीक है। ये एक इनसिग्निस करके एक महुआ का पेड़ होता है, जंगली किस्म है, जिसकी जो है लकड़ी हज़ारों साल तक टिकी रहती है, ठीक है, उसमें कीड़ा नहीं लगता। तो इस तरीके की बहुत सारी जातियाँ हैं जो धीरे धीरे गायब हो रही हैं, क्योंकि लगातार उद्योग में लकड़ियों में इस्तेमाल हुआ, तो अब वो धीरे धीरे पेड़ ख़त्म ही हो रहे हैं, क्योंकि बनने में तो हज़ारों साल लगते हैं लेकिन ख़त्म करने में कुछ ही साल। तो ये प्रजातियाँ धीरे धीरे हमारे वातावरण से लुप्त होती चली जा रही हैं और ये संकट में हैं। और छोटे छोटे कीट भी बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं फसलों में। जो परागण आप जानते होंगे, फूल में बीज बनने की जो प्रक्रिया होती है, उसके अंदर जो है पराग को एक जगह से दूसरी जगह कीटों का ही योगदान होता है। अगर कीट ना हो तो फसलें नहीं होंगी, स्वपरागण से होंगी, परंतु इतने बड़े पैमाने पे जो नई नई प्रजातियां और समय के साथ उनमें लड़ने की क्षमता और नए नए गुण विकसित होते हैं, वो परागण और एक दूसरे के कारण ही हो पाते हैं। कीटों का उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि जो भारत में जिस पैमाने पर वन कटाई हो रही है वह विचलित कर देने वाली है। देखिए आंकड़ा दिया गया है कि जो 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। आपको पता होना चाहिए कि हेक्टेयर कितना होता है। हेक्टेयर आपका 100 मीटर गुणे 100 मीटर का एक खेत जो होगा वो एक हेक्टेयर बोला जाता है, ठीक है। 100 मीटर लंबी 100 मीटर चौड़ी ज़मीन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक हेक्टेयर। तो मिलियन का मतलब होता है, इसके आगे 6 जीरो लगा दो, कितने, 6 जीरो, इसको बोलते हैं हम लोग, यानी 10 लाख को 1 मिलियन बोला जाता है, ये बात ध्यान रहे, ठीक है। तो इतने मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। ये देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 24.16% हिस्सा है। आज की डेट में हम लोगों को जो देश में वन आवरण है यानी वन ढका हुआ है तो कितना है, 24.16%, जिसमें से सघन वन है आपके 12.2% और जो खुला वन है वो है 9.14%, ठीक है, याद रहे। खुला और मैग्रोव हैं 0.14%। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार जो है एक रिपोर्ट दी गई कि जो 2013 में सघन वनों का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ा है। कितना बढ़ा है, लगभग 3775 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ये हुआ क्यों, क्योंकि संरक्षण किया गया, नए पौधे लगाए गए, ठीक है, वृक्षारोपण की भागीदारी की गई, ये सब चीज़ें की गई और संरक्षण में भी लोगों ने भागीदारी अपनाई, ठीक है, कुछ उपाय अपनाए गए, इस वजह से ऐसा हो पाया। अब वर्तमान में जो है हम लोग देखें अगर तो विभिन्न प्रकार की कितनी जातियां हैं, हम कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं एक हम लोग का प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ बना है। कौन सा है, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, IUCN, ठीक है। इसने जो है जातियों को कई भागों में बांट रखा है, जैसे सामान्य जाति, ठीक है, संकटग्रस्त जाति। तो सामान्य जाति ये वही जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़, ठीक है, कृंतक, रोडेंट्स इत्यादि, ठीक है। कृंतक मतलब ये रोडेंट्स में आपके जो कतरते हैं, जैसे चूहा हो गया, ठीक है, ये सब आ जाते हैं आपके। अब संकटग्रस्त जातियाँ वे जातियाँ हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई, यदि वे जारी रहीं तो इनकी एक दिन ऐसा आएगा कि ये सब ख़त्म हो जाएंगे, जैसे काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर, ठीक है, और संगाई, ठीक है, इत्यादि जो है ये सब क्या होंगे, याद रहे। संगाई कहाँ है, मणिपुर, हिरण बोलते हैं, यानी मणिपुर में ही होगा, इत्यादि। इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। ये सब बहुत ही लुप्त होने वाली प्रजातियां हैं भविष्य में। इसके बाद फिर हम लोग चर्चा करते हैं कि हम लोग इस पेज पे थे, हाँ, सुभेद जातियाँ कौन सी होती हैं। तो ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ नहीं बदली जाती हैं तो इनकी संख्या भी घट जाएगी और ये भी संकटग्रस्त हो जाएंगी और उन श्रेणियों में चली जाएंगी। ये कौन सी जातियाँ हैं, उभेद जातियाँ, ध्यान रहे। वैल्यूरेबल मतलब वैल्यू है इनकी बहुत ज़्यादा। अगर ये घट रही हैं तो समझ में आ रहा है, अगर निरंतर परिस्थितियाँ बनी रहीं तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा घट जाएगी। अब दुर्लभ जातियाँ कौन सी होती हैं, तो दुर्लभ जिनकी जाति बहुत कम बची है, उनको उंगली पे गिना जा सकता है, 20-25, जैसे आपके पांडा हैं, ठीक है, जो हम लोगों के यहाँ चीते थे, शेर थे, कुछ 800 ही शेर शायद भारत में थे, उनको ऐसे ही गिना जा सकता है, उनकी आबादी बढ़ाई गई। पांडा पूरी दुनिया में शायद 24 थे। तो ये इस तरीके से ये जातियाँ जो हैं इनको दुर्लभ जातियाँ बोला जाता है। स्थानिक जातियाँ जैसे प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग अलग विशेष क्षेत्रों में जो पाई जाती हैं, ठीक है ना, अपने अपने क्षेत्रों के हिसाब से, जैसे कुछ कबूतर हैं, सुअर है कुछ, ठीक है,
अरुणाचल के मिथुन जातियों के उदाहरण हैं। ठीक है, अब ये इस तरीके की हैं। अब आगे और देखें तो लुप्त जातियाँ, वे जातियाँ जो थी लोगों की चर्चा में हैं, बात रहीं, लेकिन अब वो देखने को कहीं नहीं मिलती, वो हैं लुप्त जातियाँ। जैसे ये वे जातियाँ हैं जो उनके रहने और आवासों के खोज करने पर अनुपस्थित पाई गईं। ये उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र प्रदेश, जैसे उदाहरण में आपको दिया हुआ है, चीता और गुलाबी सिर वाली बतख शामिल है। एशियाई चीता कहाँ चला गया? भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता बिल्ली परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य है। चीता आप लोग सब जानते हो, ये जो माता शेरावाली वाले में जो सफ़ेद दाढ़ी वाला होता है, ये आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये इनकी प्रजातियां इतनी तेज़ी से गायब हो गई क्योंकि इनके जो शरीर थे, उनकी खालों का इस्तेमाल, उनके अंगों का इस्तेमाल लोग दूसरा शौक़ में और अलग चीज़ों में, दवाइयों में होता था। इस वजह से इनको शिकारियों ने मार डाला। भूमि पर रहने वाली जो दुनिया का सबसे तेज़ स्तनधारी प्राणी था चीता, ठीक है, वो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता था। ये आपको इसमें फैक्ट दिया गया है ना। लोगों को आमतौर भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है। चीते की विशेष पहचान उसकी आँख के कोने से मुँह तक नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं के लकीरनुमा निशान हैं। ठीक है, 20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे, परंतु इसके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने से ये लगभग लुप्त हो चुके हैं। भारत में तो यह जाति बहुत पहले 1952 में लुप्त घोषित कर दी गई थी। ठीक है, चीता आपको सिर्फ चिड़ियाघरों में ही देखने को मिलेगा या एक आधे इलाकों में अब संरक्षण की वजह से आ गए होंगे, नहीं तो 1952 में नहीं थे, लुप्त हो गए थे सारे। ठीक है, बड़े बड़े राजा लोगों के शौक़ थे ना इन चीतों को मारने के, इस वजह से। अब वो प्रतिकूल कारक कौन से हैं जिनसे वनस्पति और प्राणी जात का ऐसा भयानक ह्रास हुआ? क्या आप सोच सकते हो? सोचो ज़रा। यदि आप चारों ओर नज़र दौड़ाओगे तो आप यही पाओगे कि हम लोग हमेशा प्राकृतिक संसाधनों में घिरे हैं और उनमें परिवर्तित कर रहे हैं। ठीक है, इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, नहीं तो फिर वीडियो आपका बड़ा हो जाएगा। देखिए, कुछ आपको फ़ोटो दिखा देते हैं। ये देखिए, ये है बतख, हैं बिच्छू। अब आगे हम लोग करेंगे, फिर चर्चा कल करेंगे। इतना आप सीखिए, इसको दोहराइए, याद कीजिए।